Hello, everyone. Welcome to another episode of Coffee with KC Overseas Rohini. There are so many countries जहाँ over the last many years students जाते रहे हैं. US, UK, there's Canada, Australia. मगर अब हमने कुछ टाइम से देखा है that there is a high rise in the statistics of students choosing other destinations apart from these majorly countries as well. And today we will be talking about those countries. Tushar is here with me yet again, and let's just not waste any more time and begin. So, Tushar, what do you think are the topmost emerging countries besides the major countries that have seen a high rise in the number of students wanting to study? I have seen a sudden shift in applications for Dubai, for Ireland, for Finland, Germany, France, and a couple of more countries, but we'll cover that up later. There have been specific reasons for the students wanting to choose those kinds of universities altogether and countries because they've got certain long-term benefits also. इन countries में ऐसा क्या है जो इन countries को इतना special बनाता है? इन countries का कुछ rules and regulations ये लोग अपने alter कर रहे हैं to get more student base और budgets का benefit आ रहा है students को. Nearby locations हैं जैसे Asian countries हैं तो उनमें nearby student के parents भी comfortable होते हैं कि यार पास में कहीं जा रहा है. Then वहाँ settlement options भी बन सकते हैं क्योंकि growing market है, stagnant नहीं है उनकी economy, they are growing, तो उनको और ज़्यादा options मिलते हैं. Internship options हैं, stay back opportunities हैं, बहुत कुछ ये countries offer कर रहे हैं. क्या इन countries में एडमिशन आसान है या फिर इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस? हर कंट्री का एक एडमिशन प्रोसेस है बट देन वो इतना स्ट्रिंजेंट नहीं है कि हम उसको बोले कि यार यूएस की एक टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना कितना ट्रबलसम है, कितना ज़्यादा हैसल है. तो वही चीज़ अगर हम देखते हैं उनका अगर कोई दुबई कैंपस है तो उसमें आपकी एडमिशन थोड़ा सा ईजियर टर्म्स पे हो जाती है बिकॉज वो थोड़ी लीनियंसी देख रहे हैं. ओके. What about the quality of education? अगर हम quality की बात करें, so is the education quality, the reputation of the universities at par with the other major league countries जहाँ बच्चे हमेशा से जाते रहे हैं? देखो थोड़ा बहुत मैं बोलूँगा कि अगर एक यूएस की आईवी लीग है और ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की है तो उनसे अगर हम कंपेयर करते हैं थोड़ा फर्क है, लेकिन वो इतना बड़ा फर्क नहीं है कि आपको ग्लोबल टर्म्स पे आप करियर नहीं बिल्डअप कर सकते. वो सारे प्रोग्राम्स एक ग्लोबल एक्रेडिटेशन के साथ चलते हैं, ग्लोबली रिकग्नाइज्ड हैं. सॉरी, एम्प्लॉयर्स इनके बारे में आप जानते हैं एंड मोर और लेस अगर हम कुछ कंट्रीज की बात करें तो अमेरिकन एंड ब्रिटिश एंड ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज ने अपने रिमोट कैंपसेस बना रखे हैं. तो वहां पर बच्चा पढ़ता है, उसको डिग्री वही मिलती है, वही करिकुलम होता है. सो बेसिकली अगर एक बच्चा वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से पढ़ रहा है और दूसरा बच्चा वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी दुबई कैंपस से पढ़ रहा है, वो सेम करिकुलम पढ़ेगा, एवरीथिंग इज द सेम डिग्री मिलेगी उसको, सेम डिग्री मिलेगी. और उसको एक बेनिफिट और मिलेगा कि वो डिग्री उसकी ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ मिडिल ईस्ट में भी रिकग्नाइज्ड होगी क्योंकि वोलोंगोंग ने अपने उस कैंपस का जो एफिलिएशन है वो वहाँ की गवर्नमेंट से ले रखा है. इट्स रिकग्नाइज्ड देयर एज वेल, तो बेनिफिट डबल हो जाता है. ओके, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि इन कंट्रीज में अफोर्डेबिलिटी फैक्टर काफी अच्छा है, तो क्या इसका मतलब है इन कंट्रीज में अगर बच्चा पढ़ने जा रहा है तो उसको स्कॉलरशिप्स नहीं मिलेंगी? स्कॉलरशिप्स मिलती हैं. वहाँ पर आपको अराउंड 25 to 50% तक की स्कॉलरशिप्स अवेल आप कर सकते हैं. wow. तो अगर आप उनकी पेरेंट कंट्री में जाते हैं, फॉर एग्जांपल मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी है, आप उसमें अगर आप यूके पढ़ने जाते हैं तो आपकी फीस 16 से 20 लाख के बीच में है. वेयर एंड अगर इतना ही फीस स्ट्रक्चर दुबई ऑफर कर रहा है लेकिन 50% स्कॉलरशिप दे रहा है तो आपकी फीस अंडर 10 लाख आ जाती है. सेम डिग्री, सेम. अगर हम बात करें स्पेसिफिकली जो कंट्रीज अभी पहले आपने मेंशन करी, उनमें से अगर मैं एनजी की बात करूं और आयरलैंड की बात करूं, एनजी इज अ स्मॉल कंट्री जहां सिर्फ 8 यूनिवर्सिटीज हैं बट दे आर वेरी हाईली रैंक्ड. एंड सेम विद आयरलैंड, वहां पर भी यूनिवर्सिटीज काफी कम है लेकिन यूनिवर्सिटीज लाइक ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन, यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन एंड मेनी मोर आल्सो आर प्रीटी हाईली रैंक्ड. सो डू यू थिंक इन कंट्रीज में
कुछ ऐसा स्पेशल फीचर है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अब वहाँ अप्लाई करना चाह रहे हैं, या फिर वहाँ का एप्लीकेशन प्रोसेस काफी डिफिकल्ट है? अगर हम TCD UCD जैसी यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, इनकी एप्लीकेशन प्रोग्राम स्टार्ट डेट से 1 साल पहले स्टार्ट हो जाती है। ये दिखाता है कि कितनी ज़्यादा डिमांड है इन यूनिवर्सिटीज़ की। और आयरलैंड की अगर स्पेसिफिकली हम देखें तो कुछ सेक्टर्स हैं जिनकी जॉब्स वहाँ पर कभी प्रॉब्लमेटिक नहीं रही हैं। IT सेक्टर है, फाइनेंस है, फार्मास्यूटिकल है, ये सब चीज़ों में वहाँ पर जॉब्स का कोई दिक्कत नहीं है, एंड हेल्थ केयर ऑफ कोर्स। तो अभी होता क्या है कि क्योंकि वर्ल्ड की जितनी सबसे बड़ी टॉप IT कंपनीज हैं उनके डेटा सेंटर्स आयरलैंड में हैं। तो जब स्टूडेंट वहां जाता है तो वो फोकस करता है कि उन जगहों पे जॉब उठाए, और फिर L1 वीजा के थ्रू वो US मूव करता है। इसीलिए बोला जाता है बैकडोर एंट्री ऑफ US। ओके। तो स्टूडेंट रहेगा एक आयरिश कंपनी के अंदर, लेकिन क्योंकि उनकी पेरेंट कंपनी US है तो वो उसको मौका मिलता है उधर जाके काम करने का। और H1B का प्रॉब्लम नहीं आता क्योंकि L1 कैटेगरी अलग हो जाती है। तो वहां पर कुछ सेक्टर्स फोकस करके चले अगर आयरलैंड में, इट्स गुड। बाकी उधर भी सीन क्या है, आप 1 साल की मास्टर्स करते हो, 2 साल का स्टे बैक मिलता है। द मोमेंट यू कंप्लीट 5 years ऑफ वर्किंग, आपको वहां पर अपना वीजा स्विच करने का मौका मिलता है परमानेंट की तरफ। सेम गोज विद न्यूजीलैंड। वहां पर भी कुछ फील्ड्स सेपरेट हैं क्योंकि वो एक अलग अलूफ कंट्री है, ज्यादा बड़ी नहीं है, ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है। आई वुड बिलीव दिल्ली जितनी पॉपुलेशन होगी शायद पूरी कंट्री में। तो वहां पर कुछ मेजर उनकी सिटीज हैं जहाँ मेजर क्राउड इन्फ्लक्स चलता है। तो जैसे ऑकलैंड है, वेलिंगटन है, क्राइस्टचर्च है, और भी बहुत अब रीजनल लोकेशंस आ गई हैं। लेकिन एनजी ने अभी रूल रिसेंटली चेंज ये किया कि वो 6 पॉइंट पर PR दे रहे हैं। Oh, that's nice. और उसको अगर हम देखें तो मास्टर्स किया हुआ बच्चा 5 पॉइंट तो वैसे ही गैदर कर लेता है। आगे 3 साल का स्टे बैक है, तो उसमें आप 1 साल भी अगर काम कर रहे हो तो आप स्ट्रेट अवे अपना 1 पॉइंट अर्न करके अपनी PR उठा सकते हो। एंड देन देयर आर सर्टेन फील्ड्स जो वो बोलते हैं जो कि मेजरली एसोसिएटेड हैं कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग से, मैकेनिकल के भी कुछ प्रोग्राम्स हैं। तो अगर आप वो पढ़ने जा रहे हो, इवन एट डिप्लोमा लेवल, यू स्टैंड अ गुड चांस टू गेट PR। एंड आई थिंक एनजी का एक बहुत दूसरा जो एक ल्यूक्रेटिव फैक्टर है वो है हाउ दे आर फ्लेक्सिबल विद द क्रेडिट सिस्टम, राइट? उनकी मास्टर्स डिग्रीज अगर हम देखते हैं तो 120, 180 एंड 240 क्रेडिट्स की आती हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट है जिसने PG डिप्लोमा इन द सेम फील्ड किया लेकिन मास्टर्स पे स्विच करना है, तो he may as well just be capable to get into 120 credit, which is a 1 year masters. Otherwise एक नॉर्मल मास्टर्स 180 क्रेडिट्स की होती क्योंकि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम फॉलो हो रहा है। उधर भी 180 क्रेडिट्स है, इधर भी 180 है। तो अगर वो 1.5 साल पढ़ रहा है तो मास्टर्स उठा रहा है। एंड देन फॉर द 240 क्रेडिट्स वन, अगर कोई स्टूडेंट है जिसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स ड्यू टू फील्ड नॉट मैचिंग, अगर वैसा कुछ आता है तो दे ऑफर द 240 क्रेडिट वाला प्रोग्राम, व्हिच देन इज नॉट 1.5 years but 2 years. He still can complete his masters and then go for the post-study work visa. तो flexibility काफी अच्छी है। Moving on, we covered Ireland and we covered New Zealand. अगर मैं फिनलैंड की बात करूँ, फ्रांस की बात करूँ, जर्मनी की बात करूँ, है तो एट द एंड ऑफ द डे यूरोपियन कंट्रीज। तो जो बच्चे यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, क्या वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आएगा? लैंग्वेज बैरियर देखो, आप यूरोप में जैसे ही अपना पैर रखते हो, आपको लैंग्वेज नहीं आती है तो यू विल फील लॉस्ट, कि आपको समझ ही नहीं आएगा उनके बोर्ड्स पे क्या लिखा है। आप किसी से बात करने जाओगे, इफ ही डजंट नो इंग्लिश ही विल सर्टेनली नॉट नो हिंदी, तो आप स्ट्रगल करोगे। बट देन व्हाट वी रिकमेंड इज कि अगर आप इन कंट्रीज जाना चाहते हो तो थोड़ा सा लैंग्वेज सीख के जाओ, ताकि आपको वहाँ पार्ट टाइम वर्किंग के अंदर आपको इजी हो, बिकॉज these countries are not very cheap if you talk about the living expenses. Yes. So the less you work there, it puts more burden on your parents. Yeah. वो living के लिए पूरा sponsorship चाहिए होगा. Yes. तो जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज का इशू है, although what I believe is कि वहाँ पे अब मैनेजमेंट के अच्छे कोर्सेज मिलने लगे हैं। जी. उधर भी सेटलमेंट के ऑप्शंस वो लोग बोलते हैं कि भाई आपको हम 1.5 साल का वर्क वीजा देंगे, उसमें आप लेकिन टोटल 5 years वर्क करो। तो यूरोप का एक नॉर्मल परफॉर्मा है कि भाई आप 5 साल वर्क। हम लोगों को यूरोप के लिए एक पूरा एपिसोड डेडिकेट करना पड़ेगा so that we are able to talk in depth about it. You mentioned countries like France and New Zealand and Ireland and Germany. What do you think is special about, what fields do you think are very popular, say in France?
France, I would advise the students to first of all learn the language and then go, because the most popular program is MIM, which is a Grand Ecole program offered by the top business schools, Yes. Triple Crown accreditation. So only top 1% business schools have those Yes. Triple Crowns. So we can offer those things in France without IELTS, without GMAT, without work experience. So all those things do add to everything. Then there could be programs associated with luxury and brand Yes. management, Yes. because France is home to luxury products. It's Paris eventually. Right. Yes. So those programs again are very popular, and quite a few colleges there would offer that. The students don't really have to go in with the IELTS. They may just get the IELTS waiver. They don't really have to learn the language. They learn it eventually Yes. there with the college. And then the postgraduate work visa is 2 years. Although the stamping is for 5 years, Yes. but the work permit remains for 2 years. 2 साल, हाँ जी. और जो 3 साल आगे का है वो स्टूडेंट को इन एंड आउट करने के लिए मतलब कंफर्टेबल उन्होंने कर दिया कि 5 साल का वीजा है. Entrepreneurship भी Right. वो अपना वहाँ पे बिगिन कर सकते हैं. Right. I think फ्रांस एंड जर्मनी जितनी भी बच्चे यहाँ पर जाते हैं विद इन द करिकुलम लैंग्वेज भी उनको सिखाई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो काफी बच्चे लेते नहीं है बिकॉज दे आर लाइक अरे यार घूम लेते हैं, अरे यार जॉब पे चले जाते हैं. बट बच्चों को ये चीज समझ नहीं आती है कि वो जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लैंग्वेज सिखाई जा रही है, द मोमेंट यू फिनिश योर स्टडीज और आपको जॉब करनी है, वो लैंग्वेज आपको कितना हैंडी आएगा. स्पेशली अगर आप एक क्लाइंट इंडस्ट्री में हैं जहाँ पे आपको रोज लोकल्स के साथ डील करना है, लैंग्वेज कम्स इन हैंडी. तो बच्चे जो भी जाते हैं, मैं तो हमेशा बहुत स्ट्रांगली एडवाइस करती हूँ कि आपको जो बेनिफिट मिल रहा है, आपके करिकुलम का पार्ट है लैंग्वेज, तो आप उसको जरूर पढ़िए. I call it short-sightedness of Yeah. students. वो लोग अपना immediate benefit देख रहे जी. होते हैं. Then they tend to forget कि वो actually वहाँ करने क्या गए हैं. तो उस केस में जो students short-sighted है, वो थोड़ा सा आगे चल के struggle करता है when he has to then put more efforts to learn the language and then get to the job. What about the most popular fields in New Zealand? न्यूजीलैंड के अंदर में बिकॉज इतनी छोटी कंट्री है, उनके खुद के मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, ये उनकी सबसे पॉपुलर है. और अगर वैसे देखा जाए तो हाँ, वहाँ पे अभी टेक्निकल डिमांड भी बहुत हाई है. आईटी, मैकेनिकल, एवरीथिंग इज देयर बिकॉज दे आर इवेंचुअली डेवलपिंग देमसेल्व्स. Yes. तो अभी आप कोई सा भी मास्टर्स वहाँ करने चले जाओ, आपको कुछ ना कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाएगी. आयरन का तो आपने बताया ही था, आईटी, फार्मा, फाइनेंस, मार्केटिंग. What do you think are long-term benefits of studying in these countries? There are students who want to settle in. There are certain students who want to take that benefit of being there, studying with the, in a multicultural atmosphere, getting a global degree, and then coming back to take the maximum benefits in India. Because India में भी jobs की कमी नहीं है. जी. But मुझे ऐसा लगता है कि वो जो pathway है ना, जो अच्छी job को जाने के लिए, that is well decorated if you're going abroad and studying. थोड़ा सा बच्चा कुछ mentally और smart हो जाता है, and everything works better than being here in India. There are a few universities as covered in the last blog as well. तो उसमें कुछ था कि कुछ अच्छी universities हैं जो एक आपको atmosphere दे रही हैं वैसा, लेकिन it's not very easy to get into those universities for everybody. Also, I feel like with the influx of students, the development that is happening in these places is at a very, very high rise. Right. So industries are setting up their headquarters. There's more internship opportunities. There's a lot more for students to explore, get absorbed in. I think it's the right track that the students are I moving believe towards. it's all to do with the Western culture as well. Yes. Where more and more people either are not even getting married, Yeah. or they are not producing children. Because the main thing is that they just want to enjoy their life Yeah. and do as much as they can do to fulfill money, their yeah. own, fulfill Yeah. their own Yeah. things. Yeah. So that goes, the working population in all these countries is going down, Yes. and they would need people from countries like China and India Yeah. to fulfill their workforce requirements. Yeah. Because India has one of the largest graduate Yes. rates. Yes. So that is where things come into picture.
Would you like to share some first-hand student experiences of the students जो गए हैं in countries में? शिवम अभी न्यूजीलैंड कुछ टाइम पहले गया है यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी में। बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत टेंस था जब उसका हम प्रोसेस कर रहे थे। जब उसका वीज़ा आया तब भी टेंशन में था कि वहाँ जाके क्या होगा, कैसे होगा, फैमिली का कोई बंदा नहीं रहता है। लेकिन फिर उसको समझाया हमने कि भाई वो यूनिवर्सिटी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखती है कि आपको कैसे वेलकम करना है, कैसे आपको कंफर्ट देना है कि आप वहाँ अडाप्ट कर पाओ। तो नाउ इज डूइंग वेल, अपना पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, कैंटरबरी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एवरीथिंग इज फाइन विद हिम। ऑल्सो रिमेंबर अनदर स्टूडेंट सानिया जो दुबई गई हुई है। तो इसका कुछ कहानी ऐसा था कि एल्डर ब्रदर गया था कनाडा पढ़ने के लिए, हम ही ने भेजा था कुछ साल पहले। वो वहाँ पे पीआर हो चुका है, लेकिन फिर भी क्योंकि अब ट्रेंड इतना चेंज हुआ और उसकी अपनी फील्ड का उसको लगा कि मोर बेनिफिट इज इफ शी गोज टू वन ऑफ द इमर्जिंग कंट्रीज, तो वो दुबई इवेंचुअली गई है। शी इज स्टडीइंग इन हैरियट वॉट यूनिवर्सिटी, मास्टर्स करने गई है फाइनेंस में। तो अभी बहुत सिनेरियोस चेंज हो रहे हैं। और इवन टू द सेड मैटर, इवन अगर हम और कंट्रीज की भी बात करें तो मॉरिशियस में हमने एक गौरिका नाम की स्टूडेंट भेजी थी। पहली स्टूडेंट थी हमारी जो वहाँ गई थी मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी में। ओके, सो यूके मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी का रीजनल कैंपस। हाँ, उधर एक कैंपस है, तो उसको डिग्री वहीं से मिली। एंड देन क्योंकि स्टूडेंट वाज गुड, शी इज नाउ ऑन वर्क परमिट, जो वैसे कंट्री में मिलता नहीं है। नाइस। साइबर सिक्योरिटी पढ़ाई करी थी उसने और अभी उसी फील्ड में वो जॉब कर रही है फॉर अनदर 1 year। शी इज स्टिल देयर, टच में है हमारे, एंड शी इज सुपर हैप्पी। वेरी बजट फ्रेंडली ऑप्शन। वही सेम डिग्री आप करने जाते हो यूके तो 15-16 लाख रुपए साल का फीस आता है, और 3 साल का उसका टोटल फीस शायद 16-17 लाख रुपए था। तो 1/3 द कॉस्ट। एंड देन लिविंग एक्सपेंसेस भी बहुत कम है वहाँ। तो कई बार स्टूडेंट को एक डिफरेंट रूट लेना पड़ता है टू अकम्प्लिश देयर गोल्स, व्हिच आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप थोड़ा सा देखो और कंट्रीज को। जस्ट डोंट फोकस ऑन वन कंट्री वेयर योर फ्रेंड मे हैव गॉन या कोई आपके रिलेटिव रहते हैं। देयर मे बी अदर कंट्रीज जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और एक स्टूडेंट हमारा गया है तनिकेश, वो आयरलैंड में पढ़ रहा है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का प्रोग्राम करने गया है। इनिशियली जब वो आया था तो वो और कंट्रीज का प्लान देख रहा था, लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल, लेकिन उसको जब दिखा कि आयरलैंड के अंदर सेम चीज, सिमिलर काइंड ऑफ डिग्री हाफ कॉस्ट पे मिल रही है, तो वो उसे बहुत अच्छा लगा। ऑल्दो हाँ, डबलिन थोड़ा एक्सपेंसिव है रहने के लिए, लेकिन ट्यूशन फीस से वो जो हाफ हुई है ना, वो उसके पेरेंट्स को बहुत मतलब एक पॉकेट फ्रेंडली लगा। एंड येट ही इज लैंडेड इनटू अ वेरी गुड रैंक यूनिवर्सिटी। डबलिन सिटी में पढ़ रहा है वो।